सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को अगर मॉइस्चर मिल जाए तो फ्यूम देने लगता है। और ऐसा ही एल्यूमिनियम क्लोराइड में भी होता है, लेकिन CCl4 में नहीं होता। तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें मॉइस्चर में रखने से फ्यूम निकलने लगता है। क्यों होता है भाई ऐसा? ये फ्यूम कहाँ से आता है और किस चीज़ का बनता है? ऐसा होता है हाइड्रोलाइसिस की वजह से। सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डालें तो वाटर एल्कलाइन हो जाता है। क्यों हो जाता भाई? वाटर में तो HN OH सेम नंबर में होते हैं, फिर वो एल्कलाइन कैसे हो जाता है? उसका रीजन है हाइड्रोलिसिस। क्योंकि कार्बोनेट आयन वाटर के H आयन से कंबाइन हो जाते हैं तो H आयन कम हो जाते हैं और OH आयन रिलेटिवली ज़्यादा हो जाते हैं और वाटर एल्कलाइन हो जाता है। सल्फर टेट्राफ्लोराइड या सल्फर डाइफ्लोराइड हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, लेकिन सल्फर हेक्साफ्लोराइड नहीं होता। क्या कारण है भाई इसका? क्यों नहीं होता? गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिसिस। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है ग्रुप 18 के फ्लोराइड। बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक से याद करें। नॉन रेडॉक्स होता है जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस, और इसके हाइड्रोलिसिस से लास्ट में बनता है जेनॉन ट्राई ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है, बीच में भी कंपाउंड बनते हैं, जेनॉन ऑक्सीजन टेट्राफ्लोराइड और जेनॉन डाइऑक्सिजन डाइफ्लोराइड, ये भी बनते हैं, लेकिन लास्ट में XeO3 बनता है। लेकिन जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, सुने ध्यान से, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड इसके हाइड्रोलिसिस में होता है डिस्प्रपोर्शनेशन। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके हाइड्रोलिसिस में डिस्प्रपोर्शनेशन होता है और XeO3 और जेनॉन दोनों बनते हैं। XeO3 बनता है ऑक्सीडेशन से और जेनॉन बनती है रिडक्शन से। इसमें वाटर का भी ऑक्सीडेशन होता है साथ में। और जेनॉन डाइफ्लोराइड, इसका हाइड्रोलिसिस कैसा होता है? इसका हाइड्रोलिसिस होता है एक रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये तीनों ध्यान रखने हैं आपको, हेक्साफ्लोराइड का नॉन रेडॉक्स, टेट्राफ्लोराइड का डिस्प्रपोर्शनेशन और डाइफ्लोराइड का रेडॉक्स रिएक्शन। ये तीनों ही बढ़िया सवाल हैं, ठीक से याद कर लें इनको। और अब देखते हैं ग्रुप 17 माने हेलोजन के कुछ कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस। यहाँ का अंक है इंटर हेलोजन कंपाउंड, उनका हाइड्रोलिसिस। तो ये चार तरह के होते हैं, X डैश, X डैश 3, X डैश 5 एंड X डैश 7। तो इनमें क्या पूछ सकते हैं? तो सबसे पहले कंपाउंड होते हैं X डैश 1, और इनमें जो X डैश है वो बड़े साइज के हेलोजन, ये ध्यान रखना है। तो जब इनका हाइड्रोलिसिस होता है तो बनता है हाइड्रोजन हैलाइड एंड हाइड्रोजन ऑक्सी हैलाइड, माने दूसरा एसिड बनता है, हाइपोहेलस एसिड बनता है, इसको हेलोजन 1 एसिड भी कहते हैं। तो ClF का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे, ध्यान दें, ClF का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो HF और HOCl बनेगा। X3 टाइप के हैलाइड अगर इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बनेगा HX और HXO2। HXO2 कंपाउंड यूजुअली अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इस टाइप का एसिड केवल क्लोरीन बनाती है, तो ये अनस्टेबल होते हैं, तो ये बाद में ब्रेक हो जाते हैं। अब अगर ICl3 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बनेगा HCl, साथ में HiO3 और HiO बनेगा। यह ध्यान रखना है, HiO2 नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो बनते ही डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाएगा और HiO2 है वो HiO3 और HiO में कन्वर्ट हो जाएगा। पेंटाहेलाइड के और हेप्टाहेलाइड, इनका हाइड्रोलिसिस आसान होता है, पर ये क्वेश्चन जनरली नीट में नहीं पूछे गए हैं, तो आसान है। अगर IF5 और IF7 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हेलिक 5 और हेलिक 7 एसिड बनेंगे। छोटे हेलोजन से बनेगा HX, लेकिन जो बड़ा हेलोजन होगा उससे हेलिक 5 एसिड और हेलिक 7 एसिड बनेंगे। कुछ और काम की चीज़ें भी हैं इसमें, जैसे ICl3 आयोडीन ट्राइक्लोराइड, ये डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और आयोनाइज हो सकता है, ICl2 पॉजिटिव और ICl4 निगेटिव आयन बनाता है। और पेंटाहेलाइड और हेप्टाहेलाइड टाइप के जो इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं वो कलरलेस होते हैं।
कलर्ड कंपाउंड केवल मोनो और ट्राई हैलाइड में होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। और आपको एक क्वेश्चन बताना है कि अगर ICl की रिएक्शन प्रोपीन से करें, एडिशन रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, और अगर इसके थ्रू हैलोजिनेशन बेंजीन में करें, बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक हैलोजिनेशन, तो क्या बनेगा। कैल्कोजन के हैलाइड, इनका हाइड्रोलिसिस, तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड का तो हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, क्योंकि स्टेरिकल हिंड्रेंस क्रिएट होता है और सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड वाटर के थ्रू ब्रेक नहीं होता। लेकिन सल्फर टेट्राफ्लोराइड का बहुत इजीली हो जाता है और इससे बनता है SO2 और HF। ये काम की रिएक्शन है। SF4, इसके हाइड्रोलिसिस से SO2 गैस बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो इसको याद कर लेंगे। और सल्फर हेक्साफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। ग्रुप 15 के हैलाइड में से क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, सभी हाइड्रोलिसिस काम के हैं इसके। जैसे नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, अगर इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो बनेगी अमोनिया गैस और साथ में HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड या क्लोरिक वन एसिड भी कहते हैं इसको, तो ये बनता है। और अगर PCl3 को हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या बनेगा, तो बनता है H3PO3 और HCl, माने फास्फोरस एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। पर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PCl5 का हाइड्रोलिसिस। PCl5 के हाइड्रोलिसिस से बनता है पहले POCl3 बनता है, ध्यान रखें इसको, पहले POCl3 बनता है और फिर बाद में बनता है H3PO4। तो पहले POCl3 और बाद में H3PO4 बनता है। एक और हमारे लिए बढ़िया चीज़ है कि P4 की अगर SOCl2 से रिएक्शन करेंगे तो PCl3 से बनती है, और SO2Cl2 से रिएक्शन करते हैं अगर फास्फोरस की SO2Cl2 से करें तो PCl5 बनेगा। आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड के हाइड्रोलिसिस से आर्सेनिक ऑक्साइड बनता है। एंटीमनी ट्राइक्लोराइड और बिस्मथ ट्राइक्लोराइड, इनका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है और इनसे बनते हैं ऑक्सीक्लोराइड, जैसे SbOCl एंड BiOCl। BiOCl काफी चमकदार होता है, बिल्कुल एक सुंदर शानदार मोती की तरह, तो पर्ल वाइट अपीयरेंस होता है। और ये क्वेश्चन है, पर्ल वाइट कहते हैं इसको, BiOCl को पर्ल वाइट कहते हैं, तो ये बढ़िया सवाल है। तो ये PCl3 PCl5 के हाइड्रोलिसिस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NCl3 का हाइड्रोलिसिस होता है तो वो एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, तो वो भी पूछ सकते हैं कि NCl3 का हाइड्रोलिसिस एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। तो आप ये बताएं कि नाइट्रोजन फैमिली के जो हैलाइड हैं उनमें कौन सा हैलाइड आयोनिक होता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, NCERT से आंसर सर्च करके बताएंगे कौन सा हैलाइड आयोनिक होता है। और दूसरा बताएंगे PCl3 और PCl5, इनमें जाना कोवेलेंट कौन है और क्यों है, जाना कोवेलेंट कौन है और क्यों है, दोनों क्वेश्चन का आंसर देंगे। और साथ में बताएं कि कौन सा ट्राई हैलाइड है जिसका हाइड्रोलिसिस एक्सप्लोसिव होता है। और अब आते हैं ग्रुप 14 पर। तो ग्रुप 14 माने कार्बन फैमिली, तो कार्बन फैमिली में तो CCl4 का हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, क्योंकि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है। और दूसरा, कार्बन में बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं है, इसमें चारों बॉन्ड कंप्लीट हैं, कोई एब्सेंट ऑर्बिटल नहीं है, एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है जो वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, तो ये CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। लेकिन CCl4 की स्टीम से अगर रिएक्शन करें तो फॉस्फेन गैस बन जाती है। कार्बन फैमिली के जो बाकी हैलाइड हैं वो ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, जैसे SiF4। अगर SiF4 को हाइड्रोलाइज करें तो क्या होता है दोस्तों, बता सकते हो आप क्या होता है। तो इससे बनता है हाइड्रोफ्लोसिलिक एसिड, एक अलग ही टाइप का हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोफ्लोसिलिक एसिड H2SiF6 बनता है और साथ में सिलिका बनती है, एकदम प्योर सिलिका बनती है इसमें। और अगर SiCl4 का हाइड्रोलिसिस करें तो क्या होगा, तो बनता है सिलिसिक एसिड, जो बाद में सिलिका में कन्वर्ट हो जाता है। सिलिका का प्योर फॉर्म बनाने के लिए इन रिएक्शन को अक्सर यूज करते हैं। SnCl4 टिन टेट्रा क्लोराइड, इसे बटर ऑफ टिन भी कहते हैं। आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, बटर ऑफ टिन क्या होता है, क्योंकि बटरली अपीयरेंस होता है। और लेड के जो हैलाइड्स होते हैं, डाइहैलाइड और टेट्राहैलाइड, उनमें टेट्राहैलाइड स्टेबल नहीं होते, और लेड टेट्रा आयोडाइड तो हाईली अनस्टेबल होता है। ग्रुप 13 में अगर बोरॉन के हैलाइड हाइड्रोलाइज करेंगे तो बोरिक एसिड बनेगा। ये बढ़िया सवाल है, अगर बोरॉन के ट्राइहैलाइड को अगर हाइड्रोलाइज करेंगे तो बोरिक एसिड बनेगा। लेकिन अगर
एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को हाइड्रोलाइज करते हैं तो फिर बनता है एक कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, sp3d2 हाइब्रिडेशन वाला कॉम्प्लेक्स बनता है। ये बढ़िया सवाल है। और अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है 3 टाइप्स, कैटायनिक, एनायनिक एंड कैटायनिक एनायनिक। तो सबसे पहले कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होता है एसिडिक सॉल्ट्स में। अब एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं? एसिडिक सॉल्ट के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं नाइट्रेट, सल्फेट, हैलाइड ऑफ पी ब्लॉक कैटायन, डी ब्लॉक कैटायन, ये इनके एग्जाम्पल हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फेट इस टाइप के सॉल्ट होते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड को हाइड्रोलाइज करें तो इसका कैटायन हाइड्रोलाइज होगा, ये ध्यान रखें। इसका सिर्फ कैटायन हाइड्रोलाइज होगा तो इससे बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में HCl, लेकिन HCl आयोनाइज स्टेट में रहेगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक रहेगा और pH वैल्यू 7 से कम रहेगी। तो जब भी कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होता है तो एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म होता है और pH वैल्यू 7 से कम होती है। दूसरा होता है एनायनिक हाइड्रोलिसिस, जो होता है बेसिक सॉल्ट्स में। तो बेसिक सॉल्ट्स जनरली आप जानते हैं ना एल्कली मेटल के होते हैं, साइनाइड, कार्बोनेट, एसीटेट ऑफ एल्कली मेटल, सोडियम एसीटेट या सोडियम कार्बोनेट। तो जब इनका हाइड्रोलिसिस होता है तो इनका नेगेटिव आयन, माने सॉल्ट का नेगेटिव आयन हाइड्रोलाइज होता है और पॉजिटिव आयन अनहाइड्रोलाइज रहता है। तो अगर हम सोडियम साइनाइड को हाइड्रोलाइज करें तो क्या होगा? तो डेफिनेटली साइनाइड आयन हाइड्रोलाइज होगा, सोडियम आयन थोड़ी होगा। तो साइनाइड आयन के हाइड्रोलिसिस से बन जाएगा HCN। अब फ्री OH आयन रहेंगे, तो फ्री OH आयन रहेंगे तो सॉल्यूशन का नेचर बेसिक होगा और pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी। और तीसरे सॉल्ट हैं न्यूट्रल सॉल्ट, वीक एसिड, वीक बेस के बने जो सॉल्ट होते हैं जैसे कार्बोनेट, एसीटेट ऑफ अमोनियम आयन, ये बढ़िया है। तो अगर इनका हाइड्रोलिसिस करें तो फिर पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन दोनों ही हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और दोनों से पॉजिटिव आयन से बन जाता है बेस और नेगेटिव आयन से बन जाता है एसिड। जैसे अमोनियम एसीटेट को अगर हाइड्रोलाइज करेंगे तो एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन बनेगा उसके pH वैल्यू एकदम 7 के आसपास रहेगी, ये ध्यान रखना है। तो एक कांस्टेंट pH वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह के जो सॉल्ट होते हैं बेचारे वीक एसिड और वीक बेस के बने जो सॉल्ट होते हैं, दे बिहेव लाइक बफर, सिंगल बफर की तरह काम करते हैं और बफर की तरह इनको यूज कर सकते हैं। तो ये हाइड्रोलिसिस काम का है। अब ऐसे कौन से सॉल्ट हैं जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है? वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बने सॉल्ट जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। हाइड्रोलिसिस ऑर्गेनिक पे भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे साइनाइड आयन या फिर एसिड डेरिवेटिव, उनके हाइड्रोलाइज से एसिड बनते हैं। तो जो एसिड डेरिवेटिव होते हैं उनमें सबसे आसानी में एसिड क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस होता है। ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ऑर्गेनिक का हम एक अलग वीडियो बनाएंगे।